नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर शासन किया, लेकिन उसने देश के सामने मौजूद समस्याओं का समाधान करने की जगह उसे उलझा ही रखा। कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने केवल अपनी तिजोरी भरने पर ही पूरा ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कहा था कि कांग्रेस की संस्कृति अटकाने, लटकाने और भटकाने की रही। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इन सभी समस्याओं, गड़बड़ी और गलतियों को ठीक किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में 50 साल पहले शिलान्यास की गई योजनाओं को भी आज पीएम मोदी पूरा करवा रहे हैं। इसीलिए 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बना दिया गया, लेकिन इन संपत्तियों का निपटारा नहीं किया गया। मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, शत्रु संपत्तियों की होगी नीलामी। देश में 12,611 शत्रु संपत्तियां, सरकार कमाएगी 1 लाख करोड़। सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद लगातार विकास के नए रास्ते तो खुल ही रहे हैं। साथ ही अब मोदी सरकार ने शत्रु संपत्तियों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक कुल 12,611 प्रतिष्ठान हैं जिन्हें शत्रु संपत्ति कहा जाता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यानी जिस काम को 70 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस नहीं करवा पाई, उसे अब पीएम मोदी पूरा करवा रहे हैं। भारतीय शत्रु संपत्ति का संरक्षण करता है शत्रु संपत्ति का प्रबंधन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में जुलाई 2023 में कहा था कि सरकार ने शत्रु संपत्तियों की लिस्ट प्रकाशित की है। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। शत्रु संपत्तियों चल और अचल दोनों का प्रबंधन और निपटारा भारत शत्रु संपत्ति संरक्षण की तरफ से किया जाता है। ये प्रक्रिया शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 और इसके नियमों और इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एक तरफ पीएम मोदी शत्रु संपत्तियों की नीलामी करवा रहे हैं, जिससे देश को तगड़ा फायदा होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अधूरी योजनाओं को भी पीएम मोदी पूरा करवा रहे हैं। अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रहे पीएम मोदी। सबसे पहले बात अटल सुरंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनाई गई अटल सुरंग का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस टनल को बनाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने इस परियोजना को लटकाए रखा। 2014 पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद इस पर तेजी से कार्य किया गया और इसे पूरा किया गया। इस प्रोजेक्ट की 2014 के पहले जो स्पीड थी, उसके मुताबिक ये टनल 2040 में पूरा होता। देश के विकास के लिए प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई गई। 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया। इस तरह के प्रोजेक्ट में देरी से देश का नुकसान होता है। कनेक्टिविटी से देश के विकास का सीधा संबंध होता है। खास तौर पर बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी सीमा सुरक्षा से जुड़ी होती है। 2014 के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काफी तेजी आई है। सरदार सरोवर बांध पूरा करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 दिसंबर 2017 को अपने 67 जन्मदिन के अवसर पर सरदार सरोवर बांध देश को समर्पित किया। इस बांध को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि देश के इस सबसे ऊंचे बांध को बनाने में 56 साल लगे, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने इसे पूरा करने की समय सीमा तय की और देश को सौंप दिया। इस बांध की आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। लाल फीताशाही और कांग्रेस की घोटाले के कार्य संस्कृति ने इस प्रोजेक्ट को सालों तक लटकाए रखा। 1986 और 87 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय इसकी लागत 64,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन इसकी लागत बढ़ती गई और ये पूरा होते होते 65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जाहिर है इसकी लागत 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई है।
अगर समय पर काम शुरू होकर पूरा हुआ होता तो ये काफी कम खर्च में पूरा हो जाता। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। कांग्रेस सरकार के लेट लतीफी का एक अहम सबूत वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2018 को देश को समर्पित किया। करीब 83 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच वाला कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बेहद हाईटेक और रोल मॉडल है। दरअसल सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने एक तरफ तो बुनियादी ढांचा मजबूत करने के अपने विजन को शीघ्रता से लागू करने पर जोर दिया, साथ ही कांग्रेस सरकार की लेट लतीफी से अटके पड़े प्रोजेक्ट की परेशानियां भी दूर की। ये प्रोजेक्ट 2005 से 2006 में अस्तित्व में आया था, लेकिन शुरुआत से ही ये यूपीए सरकार की सुस्ती का शिकार हो गया। इस प्रोजेक्ट पर पूरे 10 साल तक सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार और फिर साल 2014 से 2 साल तक हरियाणा की भूपिंदर हुड्डा सरकार कुंडली मारकर बैठी रही। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही मोदी सरकार ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया। इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें नई और आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी। पहले ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का ही था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 6 लेन का बनवाया। इसमें देश में पहली बार स्पीड और वजन वाले सेंसर लगाए गए हैं, जिस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन दौड़ सकते हैं। मोदी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे में हरियाणा की संस्कृति को भी दर्शाने पर ध्यान दिया है। भूपेन हजारिका पुल को करवाया पूरा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अगस्त 2003 में ढोला सदिया पुल, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेन हजारिका पुल का नाम दिया है, इसके निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करने का आदेश दिया था। उनकी सरकार 2004 में चली गई तो ये योजना भी लटक गई। 6 साल बाद इसे मनमोहन सिंह कैबिनेट ने जनवरी 2009 में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। ये पुल अरुणाचल प्रदेश सड़क परिवहन पैकेज के तहत घोषित 4 बड़ी परियोजनाओं में से एक था, लेकिन इसमें देरी होती चली गई। 2 साल बाद 2011 में पुल बनने का काम शुरू हुआ और इसे दिसंबर 2015 में पूरा हो जाना था, लेकिन कांग्रेस की कार्यशैली के कारण ये पूरा नहीं हो सका। मंजूरी के वक्त 9.15 किलोमीटर लंबे इस पुल पर आने वाले कुल खर्च का अनुमान 876 करोड़ था, जबकि पूरा होते होते इस पर कुल 2056 करोड़ रुपए खर्च हो गए। पीएम मोदी ने 26 मई 2017 को इस पुल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 39 साल से लटकी बाढ़ सागर परियोजना को पूरा करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई 2018 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 3148.91 करोड़ की लागत से तैयार बाढ़ सागर परियोजना का लोकार्पण किया। इससे बिहार के दर्जन भर जिलों में किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि इस परियोजना का शिलान्यास 14 मई 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे लटकाए रखा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे लटकाए रखा। अगर कांग्रेस सरकारों ने इसे पूरा करने में रुचि ली होती तो 20 साल पहले ही इलाके के किसानों को इसका लाभ मिल जाता। इतना ही नहीं, 303 करोड़ की मूल लागत वाली 71 किलोमीटर की लंबाई वाली इस नहर परियोजना पर 3420.24 करोड़ रुपए की कुल लागत न आई होती। 31 साल बाद फिर शुरू हुआ गोरखपुर खाद कारखाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में 26 सालों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया और 7 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने गोरखपुर खाद कारखाने का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के बरौनी और सिंदरी के फर्टिलाइजर प्लांट भी शुरू करने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 26 सालों से ये फर्टिलाइजर कारखाना हमारी वजह से बंद नहीं पड़ा था। पहले की सरकारों ने जनहित से जुड़े ऐसा काम नहीं किए। अब दिल्ली में आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनी है, इसलिए ये काम हो रहा है। अगर आप अपने हितों को ध्यान में रख करके सरकार चुनते हैं तो सरकार भी आपके लिए काम करने के लिए दौड़ती है। जाहिर है कि कांग्रेस के राज में किसानों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में विकास की नई
इबारत लिख रहा गोरखपुर खाद कारखाना अब पूरी क्षमता से दौड़ने को तैयार हो गया है। गोरखपुर का ये खाद कारखाना 20 अप्रैल 1968 को शुरू किया गया था। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ये 1990 तक चला। 10 जून 1990 को कारखाने में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इस घटना में एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन मोदी सरकार की बदौलत ये कारखाना दोबारा से शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस ना तो 70 सालों में देश में मौजूद शत्रु संपत्ति को लेकर कोई ठोस कदम उठा पाई और ना ही परियोजनाओं को पूरा करवाया, जिसकी वजह से कांग्रेस की फजीहत होती रहती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।